हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने इस स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। आप लोगों को इस चैनल पर बिहार पुलिस की तैयारी कराई जाएगी। तो आज मैं आप सभी के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास का लाया हूं। तो आप लोग यह 100 प्रश्न देख लेते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये 100 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखन मिलता है? तो आंसर इसका जो है यह है ऋग्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला है प्रश्न, चारों वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? चारों वेद यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसमें चारों वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो आंसर इसका सही हो जाएगा अथर्ववेद। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से निकाल पाएंगे। 3 नंबर का प्रश्न है, पुराण में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। पुराण में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से सब एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? तो आंसर है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तो 4 वेद होते हैं। तो अगला है 5 नंबर का प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। दोस्तों, ये वेद से रिलेटेड बहुत ही प्रश्न मिलते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए और एग्ज़ाम तो अच्छे से निकल जाएंगे, क्योंकि आप तैयारी करेंगे अच्छे से तो एग्ज़ाम निकलना ही निकलना है। अगला है 5 नंबर का प्रश्न, ये गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर होगा ऋग्वेद में। अगला है 6 नंबर का प्रश्न, किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो आंसर होगा ऋग्वेद। 7 नंबर का है, ऋग्वेद में स्तूप की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में स्तूप की संख्या 1028 है। अगला है 8 नंबर का प्रश्न, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो आंसर होगा पाणिनि। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण पाणिनि थे। अगला है 9 नंबर का प्रश्न, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर होगा ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिए। तो 10 नंबर का प्रश्न है, 10 राज युद्ध का विजेता सूरदास किस जन से संबंधित था? तो आंसर होगा भारत। फ्रेंड्स, आप वीडियो को देखते रहिए, लास्ट में हम आपको एक PDF दूंगा जो कि आप अच्छे से देखिएगा और आप जब मन करे तब देखकर याद कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, अगला है 11 नंबर का प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में किस अंग का आभूषण था? तो आंसर होगा गला का। 12 नंबर का है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? तो आंसर होगा शपथ ब्राह्मण। 13 नंबर का प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता है था? तो आंसर होगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। तो 14 नंबर का प्रश्न है, गोपत ब्राह्मण संबंधित है? आंसर होगा अथर्ववेद से। 15 नंबर का प्रश्न है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है? तो आंसर होगा यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से पता चलता है। अगला है 16 नंबर का प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? आंसर होगा संस्कृत। अगला है जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो आंसर होगा कल्प सूत्र से। 18 नंबर का प्रश्न है, महावीर की जीवन कृतियों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो आंसर होगा भगवती सूत्र। 19 नंबर का प्रश्न है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ किस स्थानों से संबंधित है? तो आंसर होगा वाराणसी। 20 नंबर का प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आंसर होगा जमाली।
21 नंबर का प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा मोक्ल लिगोसाक। 22 नंबर का प्रश्न है बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा कौशाम्बी। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। 23 नंबर का प्रश्न है श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो आंसर होगा चामुंडा राय ने। श्रवणबेला गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो आंसर होगा चामुंडा राय ने। 24 नंबर का प्रश्न है जैन में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ? तो आंसर होगा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। 25 नंबर का प्रश्न है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो आंसर होगा प्राकृतिक। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे। तो प्रश्न ये सब पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। 26 नंबर का प्रश्न है महाभारत मूलतः किस रूप में जाने जाते थे? तो आंसर होगा जय संहिता, यानी कि महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी है। 27 नंबर का प्रश्न है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया? तो आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। 28 नंबर का प्रश्न है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर होगा कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। 29 नंबर का प्रश्न है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 30 नंबर का प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें किस पर है? तो आंसर होगा दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर है। 31 नंबर का प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आंसर होगा सिंधु। 31 नंबर का आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। 32 नंबर का प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो आंसर होगा जैन धर्म। 32 नंबर का त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान किस धर्म से की महिमा है? तो जैन धर्म की। 33 नंबर का प्रश्न है मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो आंसर होगा अष्टाध्यायी। फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन की वजह से आप लोग कंपटीशन की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप लोग ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, जो कि फ्री, बिल्कुल फ्री है। और आप लोगों को PDF भी दे दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर दीजिएगा। मैं वीडियो को लास्ट में बता दूंगा कि डाउनलोड कैसे करना है। अगला है 34 नंबर का प्रश्न ज्योतिष ग्रंथ गागुली संहिता के लेखक कौन है? तो आंसर होगा काव्ययन। 35 नंबर का प्रश्न है पतंजलि कौन थे? तो आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। 36 नंबर का प्रश्न है किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो आंसर होगा हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। 37 नंबर का प्रश्न है सेल्यूकस निकेतन के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो आंसर होगा मेगास्थनीज। 38 नंबर का प्रश्न है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। 39 नंबर का प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा चाणक्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा कौटिल्य विश्वगुप्त। यह प्रश्न 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो 41 नंबर का प्रश्न है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किस से जानकारी मिलती है? तो आंसर होगा चाणक्य के अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलते हैं। तो आंसर अगला प्रश्न है 42 नंबर का व्यंसंग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा CUK। आंसर CUK हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है व्यंसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति कौन थे? तो आंसर होगा आचार्य शीलभद्र। 44 नंबर का प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? तो आंसर होगा 1518 ईस्वी पूर्व। 45 नंबर का प्रश्न कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनी के साथ भारत आया था? तो आंसर होगा अलबरूनी। अरबी लेखक महमूद गजनबी के साथ कौन भारत आया था? तो आंसर होगा अलबरूनी। 46 नंबर का प्रश्न है किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा अलबरूनी। 47 नंबर का प्रश्न मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो आंसर होगा इटली। मार्को पोलो इटली का यात्री था। तो 48 नंबर का प्रश्न है इब्न बतूता द्वारा लिखित रहीला किस भाषा में लिखा गया है? तो आंसर होगा अरबी।
49 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो आंसर होगा यवन शासकों। 50 नंबर का प्रश्न है, किस गुप्त शासक के काल में वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक के काल में वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त। 51 नंबर का प्रश्न, भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा अरिकेडु, वर्तमान में पांडुचेरी। 52 नंबर का प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर होगा कलिंग राज खाखेल। 53 नंबर का प्रश्न है, गिरना अभिलेख का संबंध किस शासकों से है? तो आंसर होगा रुद्रदामन। गिरना अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। 54 नंबर का प्रश्न है, नासिक अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा गोमती बालश्री। नासिक अभिलेख का निर्माण गोमती बालश्री ने करवाया था। 55 नंबर का प्रश्न है, नासिक अभिलेख किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? नासिक अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो आंसर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। नासिक अभिलेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है। 56 नंबर का प्रश्न है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर यहाँ पे होगा प्रयाग प्रस्ती नामक स्तंभ लिखन किसने करवाया? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रस्ती नामक स्तंभ किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 57 नंबर का प्रश्न है, होल अभिलेख का संबंध किस शासक के है? तो आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। 58 नंबर का प्रश्न है, रहीला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। 59 नंबर का, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो आंसर होगा महमूद बिन तुगलक के। 60 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास की उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? तो आंसर होगा इतिहास। मानव विकास की उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, यानी कि इतिहास। 61 नंबर का प्रश्न है, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो रोककर आप अच्छे से देखिए या फिर नोट कर लीजिए और बाद में देखिएगा। वैसे तो हम सभी का PDF दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है प्रश्न, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला है, किस काल के लेखक अभी तक नहीं पढ़े जा सके? तो आंसर होगा अध ऐतिहासिक काल। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? तो आंसर होगा अध ऐतिहासिक काल। अगला है, पुराना पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? तो आंसर होगा शिकार करना। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार करना है। अगला है, भारत में किस शिला श्रेय से संबंधित चित्र प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा भीमबेटका, मध्य प्रदेश में जो कि हुआ है। अगला है 66 नंबर का प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुई है तो मेहरगढ़ से। अगला है 67 नंबर का प्रश्न, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो आंसर होगा गेहूँ तथा जौ। 68 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो आंसर होगा शहद। 69 नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा राखाल दास बनर्जी, जो कि 1922 ईस्वी में की थी। और ये हड़प्पा जो है इसका 1921 ईस्वी में की थी। तो 70 नंबर का प्रश्न है, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो आंसर होगा ग्रामीण सभ्यता। 71 नंबर का है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आंसर होगा संस्कृत। 72 नंबर का है, गांधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अगला है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आंसर होगा ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगला है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो आंसर होगा महावीर।
जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर थे। अगला है 75 नंबर का प्रश्न, महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कुंडल ग्राम, वर्तमान में जो कि अभी वैशाली में है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कुंडल ग्राम में। अगला है महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो आंसर होगा जमाली, महावीर के दामाद थे। महावीर का प्रथम अनुयायी महावीर जी के दामाद जमाली थे। अगला है 78 नंबर का प्रश्न, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र में, जो कि 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आंसर होगा बोध गया में, जो कि बिहार में पड़ता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। अगला है 80 नंबर का प्रश्न, अलार कलाम कौन थे? तो आंसर होगा बुद्ध के गुरु, अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। अगला है 81 नंबर का प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो आंसर होगा सारनाथ। अगला है मौर्य वंश की संस्थापक किसने की थी? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो अगला है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी था? तो आंसर होगा जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना था? तो आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा सेल्यूकस निकेटर बना था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना था? तो आंसर होगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा बिंदुसार बना था। अगला है 86 नंबर का प्रश्न, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? अगला प्रश्न है अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा बिंदुसार। 87 नंबर का प्रश्न है बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? आंसर होगा अशोक। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर अशोक ने बैठा था। अगला है 88 नंबर का प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला है 89 नंबर का प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। 90 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। अगला है 91 नंबर का प्रश्न, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 92 नंबर का प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा चंद्र व दाई। अगला है किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला है 94 नंबर का प्रश्न, अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? तो आंसर होगा 712 ईस्वी पूर्व। 95 नंबर का है अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो आंसर होगा दाहिर। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। अगला है 96 नंबर का प्रश्न, 932 ईस्वी में किसने गजनी नाम साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आंसर होगा अल्पतगीन। अगला है 97 नंबर का प्रश्न, महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? तो आंसर होगा 1000 ईस्वी पूर्व। अगला है 98 नंबर का प्रश्न, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आंसर होगा 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। अगला है 1191 ईस्वी में तेराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। 1991 ईस्वी में तेराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगला लास्ट प्रश्न है 100 नंबर का, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो आंसर होगा मोहम्मद गौरी का। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो मोहम्मद गौरी का। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहते हैं।
आप लोग देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप थोड़ा मेहनत करिए और लाइफ में सक्सेस तो होना ही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।